इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? आपको सबको पता है कि डिफ्यूजन के थ्रू होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन और प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पर मैं आपको ऐसी टेक्निक्स बताने वाली हूँ। यहाँ पर एक डायग्राम है एनसीईआरटी में, एक टेबल बनी हुई है जो बच्चों को याद नहीं होती है, पर मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगी कि जिससे आप उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फटाफट वहाँ लिखते जाएंगे और आपको याद हो जाएगी। मतलब आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझना है। इसलिए आप इसको पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं ऐसी ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, पर आप जब तक पूरा लास्ट तक उसको देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस बीच में से आते हैं और ये सारे डायग्राम बेस्ड होते हैं, और मैं जो आपको समझाने वाली हूँ उससे आपको डायग्राम इजीली लर्न हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी ट्रिक्स इसमें देने वाली हूँ। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और देखिए क्या ट्रिक्स हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कैसे होती है आपको सबको पता है, डिफ्यूजन के थ्रू होती है। हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें भी डिस्कस किए हैं कि जो मूवमेंट होता है गैसेस का वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो ग्रेडियंट का इसमें मेन वो है, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और हम इसको बोल सकते हैं कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, लो कंसंट्रेशन, या हम इसको बोल सकते हैं ग्रेडियंट, है ना, प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये वर्ड क्यों आ जाता है? इसका मीन्स होता है डिफरेंस। ग्रेडियंट वर्ड क्यों आता है? इसका मीन्स होता है डिफरेंस, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा तो अपने आप मूव करेगी। कंसंट्रेशन एक जगह ज्यादा है, दूसरी जगह कंसंट्रेशन कम है, तो क्या आ गया? डिफरेंसेस आ गया, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। तो ये आराम से गैसेस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्सचेंज कहाँ पर होता है लंग्स के अंदर। हमने ये पढ़ा हुआ है कि लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई प्राइमरी साइट है गैसेस एक्सचेंज की। एल्वियोलाई जो है वो क्या है? प्राइमरी साइट किसके लिए? गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, प्राइमरी साइट है गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब ऐसा इसके अंदर क्या है, मतलब क्या चीज है कि एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है? तो सबसे पहला तो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी, कौन से फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से एल्वियोलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है? तो फर्स्ट है, जो फैक्टर्स हैं उनमें से फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल है, मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। मोर सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है कम सॉल्युबल है, ये मोर सॉल्युबल है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? मैं यहाँ लिख देती हूँ कि ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल है। ऑक्सीजन लिक्विड में जल्दी से सॉल्युबल नहीं होती है, पर ये कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25 टाइम मोर सॉल्युबल है कंपैरेटिवली किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन क्या है? लेस सॉल्युबल है। ऑक्सीजन लेस सॉल्युबल है। ठीक है, कौन? ऑक्सीजन। अब सेकेंड फैक्टर कौन सा है? सेकेंड फैक्टर है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जितनी पतली मेम्ब्रेन होगी उतना ही इजीली डिफ्यूजन होगा, और जितनी मोटी मेम्ब्रेन होगी डिफ्यूजन इतना इजीली नहीं होगा। तो ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एल्वियोलाई जो है वो प्राइमरी साइट है गैसियस एक्सचेंज का। पहला तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल है देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जल्दी से लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होती है। सेकंड, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। अब हम देखते हैं कि एल्वियोलाई की थिकनेस कितनी है कि आराम से गैसेस एक्सचेंज एल्वियोलाई में हो जाता है। हमने डिस्कस किया हुआ है कि लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई बने थे, फिर ब्रोंकियोल्स बने, इनिशियल, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोलाई बने। तो एल्वियोलाई जो है
कितना उसके अंदर जो मेम्ब्रेन है वो कितनी मोटी है या पतली है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट है। एल्वियोलाई क्यों है, जिसमें प्राइमरी साइट क्यों है कि वहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। देखिए, अगर मैं एल्वियोलाई का एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ये एल्वियोलाई है और एल्वियोलाई के अंदर एक सिंगल लेयर, सिंगल सेल थिक क्या प्रेजेंट होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंगल सेल थिक स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। एपिथेलियम होती है जो आउटर मोस्ट हमारी बॉडी में कवरिंग बनाती है या इंटरनल ऑर्गन्स की कवरिंग बनाती है, तो ये इसको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम, जो बहुत थिन होती है। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है ना, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है एल्वियोलाई के चारों तरफ। तो ये यहाँ पर भी वन सेल थिक जो है स्क्वैमस एपिथेलियम है, पर यहाँ पर इसका नाम अलग हो जाता है, यहाँ पर इसको बोलते हैं एंडोथीलियम। है स्क्वैमस एपिथेलियम ही, बट बोलते हैं यहाँ पर एंडोथीलियम। बस ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम एल्वियोलाई के अंदर है और यहाँ ब्लड कैपिलरी के अंदर भी प्रेजेंट है। और अगर आपको याद हो थोड़ा सा टिश्यूज में, तो जितने भी जो एपिथेलियल टिश्यू है सबके नीचे क्या प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये वाली इसके अंदर, इसके नीचे भी यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके नीचे यहाँ भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और ये वाली जो है इसके नीचे भी यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी ना। सारे जितने भी स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं सबके नीचे क्या प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या हो गई, हम ये पूरा मान लेते हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो अब 3 लेयर हो गई, स्क्वैमस एपिथेलियम, ये क्या हो गई, ये लेयर क्या हो गई, एंडोथीलियम। ठीक है वो स्क्वैमस एपिथेलियम ही, बट इसका नाम क्या हो गया, एंडोथीलियम। और बीच में क्या आ गया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो तीनों हैं, ये तीनों यहाँ पर पूरा लिक्विड है, यानी ब्लड प्रेजेंट है जिसमें गैसेस प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों को मिलाकर किस किस को, फर्स्ट स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन और थर्ड एंडोथीलियम, इन तीनों को मिला के, इन तीनों को अगर मिला के देखें तो ये कितनी होती है, 0.2 mm थिकनेस होती है इसकी, 0.2 mm। वो तो कितनी पतली है, ये इतनी पतली होती है कि तीनों को मिला के 0.2 mm होती है इसकी थिकनेस, यानी इतनी पतली लेयर होती हैं ये, ताकि गैसेस एक्सचेंज आराम से हो जाए। यानी यहाँ पर जो गैस आई थी जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वो आराम से ये तीनों लेयर को क्रॉस करके कहाँ आ जाएगी, ब्लड कैपिलरी में। और ब्लड कैपिलरी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आराम से इनको क्रॉस करके कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई में। तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरी में आ जाएगी, हाई कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलाई में। क्योंकि देखिए आप थिकनेस कितनी है मेम्ब्रेन की, खाली 0.2 mm, इतनी पतली लेयर है ये। तो आपको समझ में आया कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्यों है, क्योंकि जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है सबके नीचे क्या प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर क्या हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वैमस एपिथेलियम, एंडोथीलियम, और तीनों को मिला के बोलते हैं हम जो है एक्सचेंज वाली, एक्सचेंज सरफेस हो गई ये। तो कितनी बड़ी है ये, 0.2 mm थिकनेस है, ताकि आराम से गैसेस एक्सचेंज हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं पार्शियल प्रेशर क्या है और कहाँ पर कितना कितना पार्शियल प्रेशर प्रेजेंट होता है। Contributed by an individual gas on a mixture of gases is called partial pressure। ठीक है,
यानी एक गैस जो मिक्सचर ऑफ गैसेस में अपना प्रेशर डालती है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। बेसिकली ये वही है जो हमने कंसंट्रेशन इतने टाइम से हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पर उसको क्या नाम दे दिया गया, पार्शियल प्रेशर। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल प्रेशर को PO2। PO2 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PCO2, PCO2 का मीन्स है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर PO2 लिखा है मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 लिखा है मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखते हैं कि ये पार्शियल प्रेशर कहाँ पर कितनी जगह कितना कितना होता है। तो आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी है जो मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रिक दूंगी, तो वही मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। इसके बाद भी बताऊंगी कि कैसे वो मूव करता है, तो आपको लास्ट तक ये वीडियो देखनी है। तो अब मैं वो टेबल आपको याद कराने वाली हूँ। याद क्या करना है, आप खुद ही याद कर लेंगे, समझ जाएंगे भी। ठीक है, तो वो टेबल में हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो वो पार्शियल प्रेशर के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस, फिर आ जाता है एटमॉस्फेरिक एयर, फिर आता है आपका एल्वियोलाई, फिर ऑक्सीजन, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर टिश्यू। दिख रहा है आपको, देखो रेस्पिरेटरी गैसेस, एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वियोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। क्लियर हो रहा है ये। अब देखिए रेस्पिरेटरी गैसेस कौन कौन सी हैं, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है ऑक्सीजन। ठीक, अब एटमॉस्फेरिक एयर में कितना प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वहां पर 21%, है ना, 21% प्रेजेंट है। उस 21% को हम कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए कितना प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 और ये कितनी परसेंट है 21%। तो जब इसको आप 21% से करेंगे तो कितना आ जाएगा 159 के करीब आ जाएगा, 159 mmHg। और mmHg क्या है, यूनिट है, 159 mmHg। तो यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक एयर में कितनी हो गई 159 और ऑक्सीजन, ओके मैं ऊपर ऑक्सीजन लिख देती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड नीचे, पहले ऑक्सीजन की हम बात करेंगे, ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो एटमॉस्फेरिक एयर में क्या हो गई 159, कैसे निकाला मैंने बता दिया, 21% है तो 21/100 760 mmHg होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 159 mmHg होगी एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन, और 0.3 है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी चीज अगर कम है तो कितनी कम हो सकती है 40। जो मिनिमम है वो कितना हो सकता है 40 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर क्या चीज कम होगी ये ध्यान रखना है। अब देखिए एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो कम होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दें, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो इसलिए हम एल्वियोलाई में क्या लिख दें 40, क्योंकि एल्वियोलाई में क्या है कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड होगी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी। ऑक्सीजन कम होगी तो पहले हम कम वाली बात करें, ऑक्सीजन कम होगी तो ऑक्सीजन कम के लिए हम क्या लिख दें 40 से नीचे नहीं जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो ज्यादा मैक्सिमम कितनी जा सकती है 45 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि 45 से ऊपर जाएगी तो एल्वियोलाई डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉक्सिक गैस है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 45। अब बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई रटना पड़ेगा। अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी मिनिमम होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं हम 40, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी 40 कम होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। अब टिश्यू, टिश्यू में क्या होगा ऑक्सीजन कम होगी तो हम लिख देते हैं 40,
कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो लिख देंगे 45। बताइए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम कि जहाँ जो चीज़ मिनिमम है वो लिख दी 40, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मैक्सिमम हो सकती है 45, वो आप लिखते जाओ। ये एटमॉस्फेरिक एयर में 159, ये 0.3। अब एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड मिनिमम होगी तो 40 हो गई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होगी तो 40 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो 45 हो गई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितनी होगी वो भी हम डिस्कस करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कम होगी तो हमने लिख दी 40। टिश्यू में ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी तो हमने लिख दी 40, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो हमने लिख दी 45। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें हैं देखने वाली, एल्वियोलाई और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एल्वियोलाई में तो नेचुरली है कि जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट ज़्यादा होगा, तो 159 से जब ये अंदर आती है एल्वियोलाई के अंदर तो कितनी रह जाती है ये 104 रह जाती है बाहर से अंदर आने में, क्योंकि वहाँ पर वैसे भी काफ़ी सारी गैसेज होती हैं तो वो करते हुए और कम होता चला जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब ये जाती है तो वहाँ पर ये 95 रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमिडिफिकेशन होता है, वाटर यानी मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है, वाटर आ जाता है, जिसकी वजह से ये और कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर दो ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 159 तो आपको समझ में आ गया कैसे आया है, पर ये धीरे धीरे कैसे कम हुआ 104 और 95, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बस, बाकी तो कुछ ध्यान नहीं रखना। 104 और 95। तो बताइए कितनी अच्छी ट्रिक है, आपको समझ में आया? कोई रटना पड़ा वो टेबल? 104 एल्वियोलाई में और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95। क्लियर है? ये डायग्राम पूरा, अब ये आपको टेबल, अब आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। अब इसी ट्रिक से हम एक और डायग्राम एनसीईआरटी का दिया हुआ है जहाँ पर पूरा फ्लो दिखाया हुआ है, इसी ट्रिक से हम उस डायग्राम को देखेंगे क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो चलिए अब इस टेबल को रब करते हैं और उसको देखते हैं।